आज के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पल्लव मंदिर का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, उसके डेवलपमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस कराया जा रहा है। पल्लव मंदिर स्थापत्य के विकास का विस्तृत विश्लेषण पूछ रहा है आपसे। तो इंट्रो में तो आप ये बताइए कि साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में पल्लव नरेशों का जो शासनकाल था, वो कला के दृष्टिकोण से और स्थापत्य के दृष्टिकोण की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। एंड फिर इसमें ये ऐड करिए कि ये दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली अध्याय माना जाता है। सबसे ज़्यादा एक गौरवशाली चैप्टर है ये साउथ इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। फिर इसमें ये ऐड करिए इंट्रो में ही कि जो पल्लव वास्तुकला थी, यही दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली विकसित हुई, उस द्रविड़ शैली का आधार यही पल्लव वास्तुकला बनी। और इसी से दक्षिण भारतीय स्थापत्य के तीन प्रमुख अंग इससे जन्मे। कौन कौन से जन्मे? इंट्रो में ऐड करिए। पहला मंडप, दूसरा रथ और तीसरा विशाल मंदिर, मंदिरों का विशाल आकार। ये तीन शैलियां इसी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। एंड इसी इंट्रो में हम ये ऐड करेंगे कि पर्सी ब्राउन पल्लव कला के विकास की जो शैली है, उसे चार स्टेजेस में, चार चरणों में उसको विभक्त करता है, चार चरणों में उसका वर्गीकरण करता है। एक चरण वो बताता है महेंद्र वर्मन शैली, दूसरा चरण वो बताता है मामल्ल शैली, तीसरा चरण वो बताता है राजसिंह शैली, चौथा चरण वो बताता है नंदी वर्मन शैली। तो इन चार डायमेंशंस में दोस्तों हम अपने इस आंसर को हमें समेटना है। तो अब मेन बॉडी पर हम आ जाएंगे इंट्रो के बाद, जिसमें हम सबसे पहले महेंद्र वर्मन शैली से अपनी बात शुरू करेंगे और ये बताएंगे, इसके तहत हम पहला पॉइंट ये देंगे कि इसके तहत कठोर पत्थरों को काटकर गुहा मंदिर बनाए गए। और ये जो गुहा मंदिर कठोर पत्थरों को काटकर बनाए गए, इनको मंडप कहा जाता था। ये आप देखिए, ये मंडप है। एंट्रेंस के बाद इस तरह से जो एक विशाल छतनुमाई आकार की जो ये शेप बनती थी, इसी को मंडप कहते थे। तो ये बनाए गए। देन सेकंड पॉइंट आप ये बताइए कि मंडप जो है एक ऐसे पिलर वाले वरांडा है, एक स्तंभ युक्त बरामदे हैं। ये देखिए, ये स्तंभ है। तो मंडप क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कि मंडप ऐसे स्तंभयुक्त बरामदे हैं जिनकी पिछली दीवार में एक या एक से ज़्यादा कमरे बनाए गए हैं, कक्ष बनाए गए हैं। थर्ड पॉइंट ये दीजिए कि मंडप के बाहर बना जो मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है, उस पर द्वारपालों की मूर्तियां मिलती हैं जो कला की दृष्टि से बेहद उच्च स्तरीय हैं। और मंडप के सामने, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, कि पिलर्स की लाइन मिलती है, स्तंभों की पंक्तियां मिलती हैं। और हर एक जो स्तंभ है वो, नेक्स्ट पॉइंट बताइए कि हर एक स्तंभ 7 फीट ऊंचाई का है और अक्सर चकोर स्तंभ है, अक्सर स्तंभ चकोर है। तो ये महेंद्र वर्मन शैली है। इसके बाद दूसरी डायमेंशन पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर की मामल्ल शैली है। ये जो मामल्ल शैली है, इसका विकास हुआ नरसिंह वर्मन फर्स्ट महामल्ल के कार्यकाल में। शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल। और इसके अंतर्गत दो तरह के इमारतें मिलती हैं, दो तरह के स्मारक मिलते हैं। एक तो मंडप और दूसरा एकाश्मक मंदिर। मंडप और दूसरा एकाश्मक मंदिर, जिन्हें दोनों दोनों को आपस में मिलाकर के रथ कहा जाता है। जैसे आप यहाँ रथ का एग्जाम्पल देख लीजिए, ये रथ का एग्जाम्पल है। तो ये किस शासक के कालखंड में मिलता है? नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के। और यही मामल शैली का एग्जाम्पल है। इस शैली का जो प्रमुख जो निर्माण है वो महाबलीपुरम में मिलता है, महाबलीपुरम में। और ये महाबलीपुरम जो था, ये कांची के तट का, समुद्र तट पर पल्लव राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं। और यहाँ का जो सबसे पुराना मंदिर है वो रथ मामल्लपुरम का मंदिर है। पल्लव स्थापत्य कला की तीसरी शैली है, पर्सी ब्राउन के अनुसार, राजसिंह शैली। राजसिंह शैली का जो प्रारंभ है, ये पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन सेकंड के, नरसिंह वर्मन द्वितीय के कार्यकाल में आरंभ हुआ। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजसिंह भी कहा जाता है, इसीलिए इस शैली का नाम राजसिंह है। देखो, नरसिंह वर्मन राजसिंह के कार्यकाल में गुहा मंदिरों की जगह पर
अब पत्थरों की ईंटों की मदद से इमारतें स्मारक बनने आरंभ हुए। और अगर इस शैली के मंदिरों का हम उदाहरण देखें तो 3 मंदिर मिलते हैं। इन तीनों मंदिरों में एक मंदिर है शोर मंदिर, शोल मंदिर। शोर मंदिर के बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल है ईश्वर मंदिर। ये आप देख लीजिए, ये ईश्वर मंदिर का उदाहरण है। और इसका तीसरा उदाहरण है मुकुंद मंदिर। मुकुंद मंदिर, ये मुकुंद मंदिर का उदाहरण है। तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय अर्थात राज सिंह के कार्यकाल में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पनमलाई मंदिर और कांची का कैलाशनाथ और बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी हैं। पनमलाई मंदिर ये भी इसी कालखंड का है, और कैलाशनाथ टेम्पल भी इसी कालखंड का है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल। और बैकुंठ पेरुमल मंदिर ये भी इसी कालखंड का है। देखिए, आपको इन मंदिरों का उदाहरण देना पड़ेगा। थर्ड डायमेंशन में आपको इन मंदिरों का उदाहरण देना पड़ेगा, इनके नाम लिखना पड़ेगा। और विष्णु जी की प्रतिमाओं में तिरुनगरी और पेरंगूर की चतुर्भुजी प्रतिमाएं भी मिलती हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है हमारी नंदीवर्मन शैली। इसके निर्माण में जो है, जो स्तंभ बनाए गए इस कालखंड में, उसमें कोई नयापन नहीं दिखता। और अगर नंदीवर्मन शैली के कुछ उदाहरणों की बात करें तो इस कालखंड के जो प्रमुख मंदिर हैं वो कांचीपुरम का मुक्तेश्वर मंदिर है। मुक्तेश्वर मंदिर कांचीपुरम है। और मंगतेश्वर मंदिर भी है, इसी कालखंड का दूसरा उदाहरण है मंगतेश्वर मंदिर। और एक और उदाहरण है इसी कालखंड का, परशुराम मंदिर, जो गुदीमल्लम का है। परशुराम मंदिर ये मुक्तेश्वर मंदिर है, ये मंगतेश्वर मंदिर है, और ये परशुरामेश्वर मंदिर है। एक बात इस चौथे डायमेंशन में ये भी ऐड कर सकते हैं कि नंदीवर्मन शैली के जो मंदिर हैं, यहाँ से पल्लवों का पतन के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। पल्लवों के डिक्लाइन के एविडेंस हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम निष्कर्ष में ये कहेंगे कि जो इंडियन पेनिनसुला है, जो प्रायद्वीप है, उसके सभी राज्यों में लगभग लगभग मंदिरों का निर्माण हुआ। ये जो मंदिर थे, अपनी एक शानदार वास्तुकला और उच्च कोटि की मूर्ति कला के स्पष्ट प्रमाण इन मंदिरों में मिलते हैं। और 8वीं शताब्दी के बाद मंदिरों को जो भूमि दान देने की प्रथा थी, वो साउथ इंडिया में लगभग प्रचलित हो गई, प्रचलन में आ गई। और भूमि अनुदानों को मंदिरों की दीवारों पर लिखा जाने लगा। तो इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन के सारे डायमेंशन और निष्कर्ष के साथ इसको समाप्त करेंगे।